यूडेरिना जो एल्गी होती है इसकी इसकी कॉलोनी में, यूडोरिना एल्गी की कॉलोनी में 32 से लेकर के 64 सेल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। एक पेंडोरिना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पेंडोरिना एल्गी है उसकी कॉलोनी में 8, 16, 32 कोशिकाएं पाई जाती हैं, और एक यूडोरिना जो एल्गी है उसकी कॉलोनी में 16, 32, 64 कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर इसके बाद देखिए हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल की संरचना क्या है? सेल की संरचना, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में अब हम आपको बताएं कि जो सेल होता है, सेल में दो चीजें होती हैं, एक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अगर यह कोई कोशिका है, यदि यह कोई कोशिका है और ये उसका न्यूक्लियस है, तो इधर जो बिखरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म हो गया। ये आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और आपको बताएं यहीं से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीजीटी, पीजीटी और नीट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला करके ही एक नया नाम दिया जाता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अर्थात प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस को, दोनों को अगर हम मिला दें तो जो नया चीज मिलेगा, जो नया चीज बनेगा उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को आपस में मिला देंगे तो इसका एक नया नाम, इसको एक नए नाम से जानते हैं जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी के विषय में फिर देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म क्या है? इसके विषय में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हक्सले। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हक्सले। हक्सले ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म। और इसको कौन बताया? हक्सले ने बताया। हक्सले ने क्या बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का आधार कौन है? प्रोटोप्लाज्म है। अब यही प्रश्न पूछता है, प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ, इसे किसने कहा था? इसे हक्सले ने कहा था। प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ, ये कौन कहा था? हक्सले ने कहा था। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के मिलने से प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, अब हम साइटोप्लाज्म में क्या क्या आता है, साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें उपस्थित रहती हैं उनके विषय में थोड़ा सा जान लें। जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में जो कोशिका का साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में दो तरह के मटेरियल उपस्थित होते हैं। इस साइटोप्लाज्म में दो तरह के मटेरियल उपस्थित होते हैं। एक का नाम है मेटाबॉलिक एक्टिव, एक का नाम है मेटाबॉलिक एक्टिव मटेरियल, और एक का नाम है मेटाबॉलिक, साथ साथ बोलते रहिए, मेटाबॉलिक इनएक्टिव। एक का नाम है मेटाबॉलिक इनएक्टिव मटेरियल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेटाबॉलिक एक्टिव क्या है, और फिर आपको बताएंगे मेटाबॉलिक इनएक्टिव क्या है। जो मेटाबॉलिक एक्टिव जो होता है, अब ये प्रश्न पूछ देता है, आपको 4 ऑप्शन देगा और उसमें से पूछेगा कि कौन मेटाबॉलिक एक्टिव है, और ये फिर पूछेगा कि कौन मेटाबॉलिक इनएक्टिव है, चारों ऑप्शनों में से। तो आपको बताना होगा मेटाबॉलिक एक्टिव कौन है, मेटाबॉलिक इनएक्टिव कौन है, पहचानना होगा। उसके लिए
हमने आपको एक फार्मूला दे रहे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हम आपको पहले बता ही दें, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिव में आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, प्लास्टिड हो गया। ये जितनी भी चीज़ें हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिव रहते हैं। क्योंकि जितने भी अगर सेल ऑर्गेनेल्स अगर एक्टिव नहीं रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव नहीं रहेगी, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, प्लास्टिड ये सब अगर एक्टिव नहीं रहेंगे, तो हम लोग इनएक्टिव हो जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, हम लोगों की कोशिकाएं मर जाएंगी। इसलिए हमारी साइटोप्लाज्म में दो प्रकार के चीज हैं, दो प्रकार के सब्सटेंस हैं, एक मेटाबॉलिक एक्टिव और एक मेटाबॉलिक इनएक्टिव। मेटाबॉलिक एक्टिव सब्सटेंसों को याद करने के लिए हमने एक फार्मूला का निजात किया है, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से मेटाबॉलिक एक्टिव पदार्थों को, मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गेनेल्स को याद रख सकते हैं। इसके लिए है मीरा पाल ने इंडिया की गलियों से रब को पा लिया। बहुत ही मार्मिक बात, बहुत ही अच्छी बात है कि मीरा जो है इंडिया की गलियों में आई, मीरा पाल इंडिया की गलियों में आई और वहां से इंडिया की गलियों से रब को पा लिया। कहीं विदेश नहीं जाना पड़ा, इंडिया की गलियों से ही रब को पा लिया। मीरा पाल ने इंडिया की गलियों से, इंडिया की, आप लोग इसे याद करिएगा और इसमें पूरा जो है कि एक ही फार्मूले में सारी चीजें आ गई। इंडिया की गलियों से रब को पा लिया। मीरा पाल ने इंडिया की गलियों से इसको पा लिया, रब को पा लिया। रब को खोज रहे थे, कृष्ण कन्हैया को खोज रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, आपको बता दें कि मीरा से हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो मीरा में मी है, इससे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। रा से हो गया राइबोसोम। क्या हो गया? राइबोसोम। और पाल से हो गया प्लास्टिड। इंडिया से हो गया आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और गलियों से हो गया आपका गोल्जी बॉडी। क्या हो गया? गोल्जी बॉडी। और गलियों से एक चीज है, इसका नाम है ग्लाइऑक्सीसोम से स्फेरोसोम से हो गया क्या? स्फेरोसोम। मीरा पाल ने इंडिया की गलियों से रब को पा लिया। और पास हो गया पराक्सीसोम को पा लिया। यहाँ पे पा भूल गए थे, यहाँ हो गया पराक्सीसोम। और लिया से हो गया लाइसोसोम। एक आपने फार्मूला याद कर लिया और जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिव सब्सटेंस हैं, मेटाबॉलिक एक्टिव पदार्थ हैं, आपने उनको याद कर लिया। मीरा पाल ने इंडिया की गलियों से रब को पा लिया। मी से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, पाल से प्लास्टिड, इंडिया से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गलियों से हो गया ग्लाइऑक्सीसोम, गोल्जी बॉडी, से स्फेरोसोम, पाल से हो गया पराक्सीसोम और लिया से हो गया लाइसोसोम। ये चीजें हैं। और आपको फिर एक चीज बताएंगे, मेटाबॉलिक इनएक्टिव। अब यहाँ आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर अगला जो है आपको भी थोड़ा सा बता दें, मेटाबॉलिक इनएक्टिव कौन से हैं। तो मेटाबॉलिक इनएक्टिव जो है, ये 3 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, सिक्रेटरी, एक्सक्रेटरी और स्टोरेज। जो मेटाबॉलिक इनएक्टिव हैं, इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है सिक्रेटरी, जहां से सिक्रीशन होता है, सिक्रेटरी। एक होता है जहां से एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीटरी।
सेक्रेटरी, और तीसरा होता है स्टोरेज, जो हम स्टोर करते हैं, सेल जो स्टोर करती हैं। अब हमारे साइटोप्लाज्म में जो मेटाबॉलिक इनएक्टिव है, इनमें एक सेक्रेटरी है जो सिक्रीशन करती है, एक सेक्रेटरी जो एक्सक्रीशन करती है, और एक स्टोरेज जो स्टोर करती है। अब सिक्रीशन किसका करती है? सिक्रीशन जो होता है नेक्टर और एंजाइम। जो अब ये पूछता है कि नेक्टर और एंजाइम सिक्रेटरी है, एक्सक्रीटरी है या स्टोरेज है, तो ये क्या है? यहाँ पे सिक्रेटरी जो नेक्टर होता है, नेक्टर और एंजाइम क्या है? नेक्टर और एंजाइम सिक्रेटरी हैं। नेक्टर और एंजाइम क्या है? सिक्रेटरी हैं। और एक्सक्रीटरी कौन है? एक्सक्रीटरी जो है, आपको इसमें भी थोड़ा सा, ये इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसके लिए हमने आपको एक फार्मूला बना दिया है, और इसका बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत ही अच्छा शानदार फार्मूला है। आप हमेशा तेरी गलियों में ना जाएंगे दोबारा, मतलब क्यों नहीं जाएंगे दोबारा? क्योंकि तुम्हारी गलियों में गम मिलता है। तो एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, तेरी गलियों में हमेशा गम मिलता है, इसलिए एग्जिस्ट हो जाएंगे। इसके लिए फार्मूला है बहुत ही अच्छा, तेरी गलियों में क्या मिलता है? तेरी गलियों में गम मिलता है। कितनी मार्मिक बात है, तेरी गलियों में क्या मिलता है? गम मिलता है। बहुत ही मार्मिक बात है, गम मिलता है, इसलिए क्या हो जाएंगे? एग्जिस्ट हो जाएंगे। मिलता है, इसलिए एग्जिट हो जाएंगे। इसलिए एग्जिट हो जाएंगे। तेरी गलियों में गम मिलता है, इसलिए एग्जिट हो जाएंगे। तेरी से जो त है, इसका मतलब होता है टेनिन। क्या है? टेनिन। आर से रेजीन। ठीक, आर से क्या भैया? रेजीन। और गलियों में हो गया ग्लूकोसाइड। क्या है? ग्लूकोसाइड। ग्लूकोसाइड हो गया। क्या हो गया? ग्लूकोसाइड। और गम से क्या है? गम। ग्लूकोसाइड, गम मिलता है, इसलिए हम क्या हो जाएंगे? एग्जिट हो जाएंगे। और एग्जिट से हो गया एक्सक्रीटरी। अब ये प्रश्न पूछता है कि ये 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन एक्सक्रीटरी है, तो आपको याद रहेगा कि तेरी गलियों में गम मिलता है, टेनिन, रेजीन, और उसके बाद ग्लूकोसाइड और गम, ये क्या है? एक्सक्रीटरी हैं। तो आपको याद रहेगा तेरी गलियों में गम मिलता है, इसलिए एग्जिट हो जाएंगे। और आपका सिक्रेटरी कौन है? आपका सिक्रेटरी है एंजाइम और नेक्टर। नेक्टर और एंजाइम क्या है? सिक्रेटरी है। ये पूछता है कि नेक्टर विच इज द सिक्रेटरी सेल्स, नेक्टर और एंजाइम। ऑप्शन में दोनों में से एक दिया रहेगा, नेक्टर और एंजाइम। और एक्सक्रीटरी के लिए आपका टेनिन हो गया, रेजिन हो गया, ग्लूकोसाइड, गम हो गया, ये क्या है? एक्सक्रीटरी हैं। और स्टोरेज हम किसका स्टोर करते हैं? किसका? कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। तो स्टोरेज में क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। स्टोरेज में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये एक्सक्रीटरी हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और हमें ऐसा लग रहा है, अनुभव है कि हो सकता है आपको समझ में आया होगा। और यदि कोई दिक्कत है, परेशानी है, या आपके कोई सुझाव हैं कि हम किस तरह से पढ़ाएं, आज ये हमारी पहली क्लास है, तो आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए, जिससे हम अपनी शिक्षा देने की जो प्रक्रिया है उसे और अच्छा बनाएं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, आपकी लाइक से हमें पता चलेगा, हमें उत्साह वर्धन होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने अच्छा पढ़ाया है, आप लोगों को समझ में आया है। और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे और बच्चे भी हमारे ज्ञान से लाभान्वित
हो सके ये नए नए फार्मूले तेरी गलियों का गम मिलेगा, और ये जितने भी फार्मूले हैं उन्हें वो पा सके, याद कर सके। जय हिंद, जय भारत।